हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफ़े में। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत है और आप सब मज़े में हैं। समुंदर इंसान को उसके अस्तित्व के लिए शुरुआत से ही जीविका प्रदान करता रहा है, पर इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान धर्म के रास्ते नहीं चला है, ज़रूरत से ज़्यादा लालच दिखाया है, वही समुंदर उसका कब्र भी बना है। बांग्लादेश से आई हुई ये फिल्म हवा समुंदर में निकली मछुआरों के एक दल की रहस्यमयी कहानी है, जो धीरे धीरे एक डरावनी कहानी में तब्दील हो जाती है। एक झुलसा देने वाले दिन में मछुआरों का एक समूह समुंदर से मछली पकड़ने के लिए अपने नाव पर चढ़ता है। उस दल का नेता चांद मांझी नामक एक खूंखार टाइप का इंसान होता है। नाव का हर इंसान किसी न किसी काम में एक्सपर्ट होता है। कोई खाना बनाता है तो कोई मछली पकड़ता है तो कोई बोट का इंजन चलाता है, और हर इंसान चांद मांझी के ऑर्डर्स पे काम करता है। मोटे तौर पे नाव के सारे इंसान ही चांद मांझी को इज्जत देते हैं, क्योंकि उसके पास नाव को हमेशा मछलियों से भरे इलाके में ले जाने का गजब का टैलेंट होता है। उसकी टीम का हर इंसान उसके साथ अच्छा मुनाफा कमा लेता है। चांद मांझी का दाहिना हाथ और सबसे बड़ा चेला होता है एजा, और दोनों लोग पता नहीं क्यों बोट के इंजन मास्टर ईबा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक बड़े पैमाने में मछलियों की पकड़ के बाद ईबा उसी रात एजा को मछलियों की पकड़ का एक बड़ा हिस्सा समुद्री डाकुओं को चोरी चोरी बेचते हुए पकड़ लेता है। ईबा का ये कहना रहता है कि पकड़ी हुई मछलियां नाव के सारे मछुआरों के बराबर की है, और किसी एक को हक नहीं है कि वो भंडार से अलग से अपने निजी मुनाफे के लिए मछली बेचे। इस बात पे हंगामा मच जाता है और हाथापाई भी शुरू हो जाती है। चांद मांझी वहां पहुंच जाता है और उस वक्त के लिए ईबा का पक्ष लेते हुए झगड़े को रुकवा देता है, पर ईबा इस बात को अच्छी तरह जानता है कि चांद मांझी की इजाज़त के बिना एजा कभी भी भंडार की मछलियां डाकुओं को बेच ही नहीं सकता। एजा ईबा को ख़त्म कर देना चाहता है, पर चांद मांझी एजा को रोकने का एक बेहतर तरीका ढूंढता है। वो ईबा के कई समुद्री यात्राओं का साथी नागू को अपने पास बुलाता है और उसे नशे वाली सिगरेट पिलाते हुए समझाता है कि ईबा को बराबर की हिस्सेदारी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो नाव का इंजन चलाता है। असली हिस्सेदारी तो सही में नागू की है, क्योंकि वही है जो मछली पकड़ता है। कुछ दिन बाद सारे ईबा और ईजा के इस घटना को भुला के वापस मछली पकड़ने में लग जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जितना ज़्यादा मछली पकड़ेंगे उन्हें उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। नाव के मालिक महाजन को किसी भी कीमत पे इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि नाव में बेईमानी का काम भी होता है। इसलिए चांद मांझी उस दिन झगड़े के दौरान ईबा का पक्ष लेते हैं और एजा को ईबा के साथ झगड़े के लिए मना करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ईबा को नाव से जाने के लिए बोलेगा तो ईबा महाजन को जाके सारी सच्चाई उगल देगा। इसलिए ईबा को जान से मारना ज़रूरी हो गया था। पर इससे पहले कि चांद मांझी और एजा उसे मारने का कोई पक्का प्लान बना पाते, मछुआरों के जाल में एक रात मछली पकड़ते वक्त समुंदर से एक लड़की हाथ लग जाती है और उसे नाव में खींच लिया जाता है। एक लड़की को मछली के जाल में देख सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो ये अनुमान लगाते हैं कि उस लड़की की कभी हत्या की गई होगी और उसकी लाश को बीच समंदर में फेंका गया होगा, जो कि बहते बहते उनके नाव के पास आ गई होगी। नशे में धुत नागू लड़की की लाश को देखता है, मगर एक लड़की को देखने के बजाय उसे एक सुंदर मछली दिखाई देती है। ये सुनकर हर कोई नागू के भ्रम पर हंसता है। अचानक से फिर से नागू बोलता है कि वो लड़की जिंदा है। नागू की बात सुनकर सब एक बार फिर लाश की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि वाकई में वो लड़की सांस ले रही होती है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं और बोलते हैं कि ये असंभव है और किसी चमत्कार से कम नहीं। इतिहास गवाह है कि नाव पे लड़की का होना अपशकुन माना जाता है। अब चांद मांझी को ये तय करना रहता है कि उसे रखा जाए या बोट से निकाला जाए। नाव पर एक सुंदर जवान लड़की को देख के मछुआरों के दल के सारे लोगों का जोश अचानक से बढ़ जाता है। चांद मांझी और बाकी लोग उसे ये लगातार पूछते रहते हैं कि कैसे वो समंदर में इतने दिन डूबने के बाद और बहने के बाद भी वो जिंदा है, पर वो लड़की कुछ नहीं बोल पाती है। ऐसा लगता है कि वो गूंगी हो गई है। वो बोट पे चुपचाप रहने लगती है और रोज़मर्रे के काम काज जैसे कि कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब करने में लग जाती है और घुल मिल जाती है। ईजा चांद मांझी के साथ लड़की को वापस किनारे भेजने के तरीकों पर सलाह मशवरा करने लगता है। चांद मांझी अच्छी तरह समझता है कि एक लड़की का नाव पे होना ठीक नहीं है, पर उसकी हवस उस पर हावी होते हुए दिखती है। वो अपने सामने खूबसूरत जवान और गूंगी लड़की देखता है और शैतान उस पर हावी हो जाती है। नागू भी लड़की को बोट पे रहने देने के पक्ष में होता है, इस बहाने कि उसे किसी और के बोट पे भेजना खतरे से खाली नहीं। अंत में चांद मांझी ये फैसला लेता है कि लड़की बोट में ही रहेगी और उनकी मदद करेगी। चांद मांझी को खबर पहुंचती है
कि एक साथी दल के मछुआरों ने इतनी मछली पकड़ ली है कि उनका पूरा भंडार मछलियों से भर गया है। चांद मांझी ये सुन के थोड़ा परेशान होता है क्योंकि वो भी समंदर के उसी जगह पे था, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। चांद मांझी को पहले कभी भी इस मामले में निराशा हाथ नहीं लगी थी, पर इस बार पता नहीं क्या हो रहा था, उनके हाथ को भी मछली जाल में नहीं लग रही थी। चांद मांझी के सर पर धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती जा रही थी। वो अपने मन की बात सुनता है और तय करता है कि वो आसपास के नावों से दूर जाके बीच समंदर में जाके मछली पकड़ने की कोशिश करेगा ताकि उसे हाथ जैकपॉट लग सके। समुद्री रास्ते में उनकी मुलाकात मछुआरों के उसी सफल दल के साथ होती है जो पूरा भंडार मछलियों से भरने के बाद किनारे पर लौट रहे होते हैं। वो सभी एक साथ मिलते हैं और थोड़ा नाच गाना करते हुए समुद्री पार्टी मनाते हैं और वहाँ चांद मांझी चुपके से सबसे आंखें बचा के अपनी हवस शांत करने की कोशिश करता है, जबकि हर कोई दूसरे नाव पर पार्टी करने में व्यस्त होता है। वो लड़की जो कि पहले तो बहुत ही शांत स्वभाव की लगती है, चांद मांझी की जोर जबरदस्ती का खूंखार तरीके से विरोध करती है और हमें यहाँ धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है। नागू भी उस लड़की के साथ इंजन रूम में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकामयाब हो जाता है। जैसे दिन बीतते जाते हैं, देखते ही देखते नाव पर माहौल घुटन भरा होने लगता है और चांद मांझी धीरे धीरे अपना धैर्य खोने लगता है और मछली ना पकड़ने और लड़की के ठुकराए जाने के फ्रस्ट्रेशन में एक क्रूर अत्याचारी की तरह पेश आने लगता है। उसके ऊपर से नाव पर पकड़े हुए मछलियों का भंडार खाली हो रहा होता है क्योंकि नाव के लोग अपने रोज के खाने के लिए मछली का इस्तेमाल ही करते हैं। और आखिरकार जब चांद मांझी इतने दिनों बाद भी कुछ ना हाथ लगने की वजह से समंदर में और आगे बढ़ने का फैसला लेता है तो नाव में तनाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ईबा उस लड़की की तरफ चांद मांझी के बदले हुए तेवर और रवैये को भांप लेता है और चोरी चोरी ईबा और वो लड़की मिलने लगते हैं। जब ईबा को पता चलता है कि वो लड़की बोल सकती है और उसका नाम गुलती है। जब से ईबा को पता चलता है कि वो लड़की बोल सकती है और अपनी पहचान छुपा रही है, वो हैरान और परेशान हो जाता है और ना जाने क्यों धीरे धीरे उस लड़की की तरफ मोहित होने लगता है और दोनों हर रात सबसे आंखें बचा के मिलना शुरू कर देते हैं। जब ईबा उस लड़की से उसके नाव पे आने का मकसद पूछता है तो वो लड़की बताती है कि उसका एकमात्र मिशन चांद मांझी के नाव को डुबाना है। कहानी 7 साल पहले की है, जब चांद मांझी एक समुद्री डाकू हुआ करता था। तब उसके डाकुओं के दल ने गुलती के पिता की हत्या कर दी थी क्योंकि उसके पिता ने उनको शराब देने से मना कर दिया था। एक रात जब गुलती और ईबा चोरी चोरी आपस में मिलकर बात कर रहे होते हैं, चांद मांझी उनको पकड़ लेता है। वो उस लड़की को नाव से बाहर समुंदर में फेंकने का फैसला लेता है क्योंकि उसे ये लगता है कि इतने दिनों से जो उनके ऊपर ये अपशकुनों का बादल मंडरा रहा होता है, वो सब इसी लड़की के काले जादू की वजह से है। वो नहीं जानता है कि ये लड़की उसी सपेरों के दल की बेटी है जिसके बाप को चांद मांझी ने 7 साल पहले मौत के घाट उतार दिया था। उसे वाइपर नाग के काले जादू के ताकत का आशीर्वाद होता है और वो चांद मांझी से बदला लेने का और उसे बहुत ही भयानक तरीके से मारने का मौका तलाश रही होती है। पर इससे पहले कि वो नाव के निर्दोष लोगों को अपने गुस्से से बचाने का कोई रास्ता खोज पाती, वो पकड़ी जाती है। ईबा गुलती को चांद मांझी और ईजा के गुस्से से बचाने की कोशिश करता है। इसे देख ईजा गुस्से में ईबा पर हमला कर देता है, पर ईबा ईजा को चाकू मार के गंभीर रूप से घायल कर देता है। अपने सबसे करीबी इंसान पर हमला होते देख गुस्से में चांद मांझी ईबा का कत्ल कर देता है। इस हत्या का नाव पे बाकी सभी लोगों पर बहुत भयंकर असर पड़ता है। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि चांद मांझी ईबा को जान से ही मार डालेगा। चांद मांझी गुस्से में फिर गुलती को मारने जाता है, पर गुलती बोट में कहीं मिलती ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो कहीं गायब हो गई है। धीरे धीरे हर कोई पागल सा होने लगता है, जैसे कि समुंदर में चारों ओर फैल रहा एक भयंकर बुखार नाव के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा हो। मोरा नाव के ऊपरी मंजिल से नीचे गिर जाता है और उसके सर पे मछली काटने का हंसिया धंस जाता है। उसकी भयानक मौत होती है। उर्केश का भाई परकेश दूर समुंदर में कोस्ट गार्ड का जहाज देखता है और समुंदर में उसे पकड़ने के लिए कूद जाता है। या तो वो परकेश का भ्रम होता है और या तो जहाज सही में होता है, पर गुलती के काले जादू की वजह से परकेश के अलावा वो जहाज और किसी को नहीं दिखता है। या तो परकेश बच जाता है या तो वो जहाज तक ना पहुंचने की वजह से बीच समुंदर में ही डूब के मर जाता है। ये दिखाया नहीं जाता। चांद मांझी द्वारा नाव को किनारे से इतनी दूर ले जाने के फैसले के खिलाफ अब लोगों में बगावत शुरू हो जाता है। उनके पास अब ना तो पीने का पानी बचा है और ना कोई खाना।
वहाँ पड़ी ईबा और मोरा की लाशें भी धीरे धीरे सड़ रही होती हैं और उनसे बू आने लगती है, पर लाशों पर लगे श्राप के डर से उसे कोई छूने को तैयार ही नहीं होता है। ईजा, जो कि ईबा के चाकू से गंभीर रूप से घायल हुआ पड़ा रहता है, मरते मरते लोगों के बगावत की आंख को और हवा देता है और ये बोलता है कि ये सब चांद मांझी के पागलपन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो लड़की को छू नहीं पाया। इसी पागलपन का नतीजा है ये सब। उर्केश को यह एहसास होता है कि अब नाव को बचाने का एकमात्र तरीका चांद मांझी से छुटकारा पाना है, पर जब वो चांद मांझी को पकड़ने जाता है, चांद मांझी बुरी तरह चाकू घोंप के उर्केश को भी मार डालता है। अब बोट में बस चांद मांझी और नागू बचे रहते हैं। अंत में गुलती एक भयानक वाइपर सांप का रूप धारण करके प्रकट होती है और पहले तो नागू को डस के मारती है। उसके बाद अंत में जब चांद मांझी सब सड़ रहे लाशों को समंदर में फेंकने के बाद आखिर में ईबा की लाश को छूने जाता है, तो गुलती, जो अब सांप का रूप धारण कर ली होती है, चांद मांझी को भी डस लेती है। इसी तरह एक एक करके नाव के सारे लोग मर जाते हैं और नाव समुंदर में कहीं गायब हो जाता है और इसी के साथ दोस्तों फिल्म का दी एंड हो जाता है। ये फिल्म हमें सदा ही धर्म के रास्ते चलने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि अधर्मियों और पापियों का अंत भगवान बहुत ही भयानक तरीके से करवाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ज़बरदस्त मूवी की एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एक लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज़ की रिकैप वीडियोज़ लाता रहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।